अक्सर एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि इंसान का जो गुस्सा है, क्या वो सच में कोई बहुत बड़ी बुराई है? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो गुस्सा असल में एक बहुत ही वफादार बॉडीगार्ड हो हमारा। बिल्कुल हो सकता है। और एक और चीज, ये जो हम फोन पर रोज वो हंसने वाले इमोजीज भेजते रहते हैं हर बात पर। हाँ, बात बात पर जो थम्स अप आ जाता है। एकदम। तो क्या वो धीरे धीरे हमारे अंदर के इमोशनल सिस्टम को ही खोखला कर रहे हैं? मतलब आज की इस डीप डाइव में जो सोर्सेज हमारे सामने है ना, वो ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। और पता है, इन विचारों के पीछे का जो स्रोत है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसे विशेषज्ञ के नोट्स हैं जो पहले एक एरोस्पेस इंजीनियर हुआ करते थे। अरे वाह, मतलब सीधा रॉकेट साइंस से मानवीय भावनाओं तक। बिल्कुल। एक ऐसा दिमाग जो कभी जटिल मशीनों के पुर्जे समझता था, वो अब इंसानी जज्बातों की इंजीनियरिंग को डिकोड कर रहा है। मशीनों में तो देखो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है। या तो मशीन काम कर रही है या टूट चुकी है। एकदम सही। लेकिन इंसानी दिमाग इस तरह के स्पष्ट खांचों में फिट नहीं होता ना। और यही आज का हमारा मिशन भी है। मैं इस सवाल की तह तक जाना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी की जिंदगी में बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा हो, मतलब पैसा है, करियर है, सब स्थिर है। हाँ, एक सेटल्ड लाइफ है। हाँ, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी उदासी या खालीपन महसूस होता है। और सबसे अहम बात, हम इंसान अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड करना कैसे सीख सकते हैं? और इस बदलाव की शुरुआत ना उस चीज को सुधारने से होती है जिसे समाज ने सबसे ज्यादा गलत समझा है। आप भावनाओं के उस बंटवारे की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? भावनाओं को 2 अलग अलग डिब्बों में डाल दो। हंसी, डर या गुस्से को बुरे वाले डिब्बे में, मतलब उन्हें तो महसूस करना ही पाप है। यही तो स्रोत सामग्री इसी बंटवारे पर सीधा प्रहार करती है। भावनाएं ना तो सकारात्मक होती हैं और ना ही नकारात्मक। तो फिर क्या होती है? वे सिर्फ सुखद होती हैं यानी प्लेजेंट, या असुखद यानी अनप्लेजेंट होती हैं। हर भावना का अपना एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी एक उद्देश्य होता है। मतलब ये कि कोई भी भावना शरीर में बिना किसी ठोस वजह के पैदा नहीं होती। एकदम सही। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई विद्यार्थी किसी बहुत अहम परीक्षा में फेल हो जाता है। तो उस वक्त जो उदासी आती है, हाँ, उसे अक्सर कमजोरी या कोई मानसिक परेशानी मान लिया जाता है। अरे ये तो डिप्रेशन में चला गया। जबकि स्रोत के अनुसार वो उदासी असल में दिमाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल है ना? बिल्कुल। वो उदासी उस इंसान को रुक कर ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि पिछली रणनीति शायद गलत थी। हाँ, और अब कुछ अलग करने की जरूरत है। सोचिए, अगर फेल होने पर इंसान एकदम खुश और बेफिक्र रहे तो क्या होगा? तो वो कभी सुधार करेगा ही नहीं, अगली बार भी फेल ही होगा। एकदम सही। उदासी एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है जो रास्ता भटकने पर अलार्म बजाता है। क्या बात है। लेकिन अगर हम गुस्से की बात करें, जिसे तो मतलब भावनाओं का सबसे बड़ा विलेन ही मान लिया गया है। हाँ, गुस्से के पीछे का विज्ञान और भी हैरान करने वाला है। अगर हम विकासवाद या इवोल्यूशन के नजरिए से देखें ना, तो गुस्सा असल में एक प्रोटेक्टिव इमोशन है, एक रक्षात्मक भावना। हाँ, मान लीजिए आप किसी घने जंगल से गुजर रही हैं और अचानक कोई जंगली जानवर सामने आ जाए, भालू या शेर। बाप रे। तो उस स्थिति में आपका शरीर तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, लड़ो या भागो। हाँ, एड्रेनलिन रश होता है एकदम। बिल्कुल। उस वक्त जो गुस्सा और आक्रामकता खून में दौड़ती है ना, वही उस इंसान की जान बचाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरी समझ से। अगर गुस्सा हमारा रक्षा कवच है, हमारा बॉडीगार्ड है, तो फिर इसी गुस्से की वजह से इतने सारे लोगों के करियर, उनके रिश्ते, परिवार क्यों तबाह हो जाते हैं? कई बार लोग गुस्से में ऐसे फैसले लेते हैं जिसका पछतावा उन्हें उम्र भर होता है। बहुत उम्दा सवाल है ये। इसका जवाब ना भावना और व्यवहार के बीच के बारीक अंतर में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जंगल में वो जानवर एक असली जानलेवा खतरा था, लेकिन आज के आधुनिक समाज में खतरे बदल गए हैं। मान लीजिए किसी पारिवारिक समारोह में कोई रिश्तेदार आपकी नौकरी या शादी को लेकर कोई ताना मार देता है। जी, जो कि बहुत आम बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल। अब वो ताना कोई शेर या भालू तो नहीं है जो आपकी जान ले लेगा। नहीं। वो महज एक सामाजिक स्थिति है। हम्म। लेकिन हमारे दिमाग की उस आदिम हिस्से को ना ये फर्क समझ नहीं आता। वो उस ताने को इंसान की पहचान पर एक सीधा हमला मान लेता है। अच्छा, मतलब उस बॉडीगार्ड को लगता है कि अलर्ट, जानलेवा हमला हुआ है। हाँ, और वो तुरंत बंदूक निकाल लेता है, बिना ये देखे कि सामने सिर्फ एक ताना है, कोई शेर नहीं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ठीक ऐसा ही होता है।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर में वो गुस्से वाला अलार्म बजना या वो भावना पैदा होना वो समस्या नहीं है। वो तो प्राकृतिक है। हाँ, वो दिमाग का काम है। हाँ। समस्या वो व्यवहार है जो इंसान उस अलार्म के बजने पर करता है। मतलब चिल्लाना, चीजें तोड़ना, अपशब्द कहना, ये सब प्राकृतिक नहीं है। ये अक्सर माता पिता या आसपास के माहौल से सीखा गया खराब बर्ताव है। हाँ, मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि अरे मुझे तो गुस्सा आ गया था ना, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। ये सिर्फ एक बहाना है। वो अपनी परवरिश या अपनी कमियों को छुपाने के लिए गुस्से को दोष देते हैं। हकीकत में उन्होंने अपनी भावनाओं को संभालने का सही तरीका कभी सीखा ही नहीं। बात समझ में आ रही है मुझे। भावना एक ऑटोमेटिक अलार्म है, लेकिन हम उस अलार्म पर कैसा रिस्पॉन्स देते हैं वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पर एक और बात है जो मुझे अक्सर सोच में डाल देती है। अगर गुस्सा सिर्फ एक बॉडीगार्ड है जो असली खतरे का अलार्म बजाता है, तो हम इंसान हर छोटी छोटी बात पर उसे क्यों बुला लेते हैं? जैसे ट्रैफिक जाम हो गया तो गुस्सा आ गया, इंटरनेट थोड़ा धीमा चला तो गुस्सा आ गया। स्रोत सामग्री इशारा करती है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण इमोशनल वोकैबुलरी यानी भावनात्मक शब्दावली की भारी कमी है। बिल्कुल। इस कमी का असर ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। इसे ऐसे देखिए, जैसे आपके पास भावनाओं के 64 अलग अलग रंगों वाला क्रेयॉन का डिब्बा हो। हाँ, पूरा 64 रंगों का सेट। हाँ, लेकिन आपको सिर्फ एक ही रंग का नाम पता हो, लाल रंग, यानी गुस्सा। अरे बाप रे, तो अब मैं अपनी हर पेंटिंग में सिर्फ लाल रंग ही रगड़ती रहूंगी। बिल्कुल। इंसान अक्सर अपनी निराशा, अपना चिड़चिड़ापन या किसी बात से होने वाली घिन को भी गुस्सा ही मान लेता है। हाँ, और उस एक लाल रंग से जो भी पेंटिंग बनेगी वो तो डरावनी लगेगी ना। जाहिर सी बात है। जैसे अगर मैंने अपने किसी सहकर्मी से उम्मीद की थी कि वो मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर देगा और उसने नहीं किया। हाँ, तो असल में वहाँ जो भावना मुझे आ रही है वो निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन क्योंकि मेरे पास सही शब्द नहीं है तो मैं कह देती हूँ मैं सहकर्मी पर बहुत गुस्से में हूँ। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक सही भावना का नाम नहीं पता होगा ना, सही समाधान कभी नहीं मिल सकता। कैसे? देखिए, अगर कोई निराश है तो उसका समाधान सामने वाले के साथ एक गंभीर और शांतिपूर्ण बातचीत है। अगर कोई किसी बात से चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है, इरिटेटेड है, तो उसका समाधान बस उस माहौल से थोड़ी देर के लिए दूर जाना हो सकता है। एक ब्रेक लेना। हाँ, लेकिन जब हर उलझन को गुस्सा मान लिया जाएगा तो इंसान हर स्थिति में सिर्फ आक्रामक ही होगा, जो बात को सिर्फ बिगाड़ेगा। तो ऐसे में उस हाइपर एक्टिव बॉडीगार्ड को शांत करने का सही तरीका क्या है फिर? इसके लिए ना हमें नर्वस सिस्टम की बायोलॉजी को समझना होगा। स्रोत में इसके 3 बहुत व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला है गहरी सांस लेना, ब्रीदिंग। हाँ, जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी सांसें बहुत छोटी और तेज हो जाती हैं। गहरी और लंबी सांस लेने से दिमाग को एक जैविक संदेश जाता है कि आसपास कोई असली खतरा नहीं है और सिस्टम शांत होने लगता है। और दूसरा कदम? पानी पीना। पानी। हाँ, क्योंकि गुस्से के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पानी उसे सामान्य स्तर पर लाने में मदद करता है। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों से भी ज्यादा जरूरी एक तीसरा कदम है, जिसे अक्सर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। आप किस कदम की बात कर रही हैं? वो है शांत होने के बाद उस असल विषय पर लौटकर बात करना जिसने परेशानी खड़ी की थी। एकदम सही पकड़ा आपने। अक्सर लोग सिर्फ पानी पीकर और लंबी सांस लेकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस गुस्सा पी जाना ही समझदारी है। हाँ, छोड़ो यार, बात खत्म करो वाला एटीट्यूड। लेकिन ऐसा करने से वो अनसुलझी भावना अंदर ही अंदर इकट्ठा होती रहती है और फिर एक दिन किसी बहुत ही छोटी सी बात पर वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। बिल्कुल। और ये ज्वालामुखी फटने वाली बात ना मुझे समाज की एक और गंभीर सच्चाई की तरफ ले जाती है, खासकर पुरुषों के मामले में। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि समाज ने हमेशा से यही तो सिखाया है कि उदास होना, रोना या कमजोर महसूस करना कम से कम लड़कों के लिए तो सही नहीं है। लड़के नहीं रोते। इस सामाजिक कंडीशनिंग का परिणाम बहुत भयानक होता है। जब किसी वर्ग को अपनी प्राथमिक भावनाएं जैसे उदासी या किसी बात से होने वाला दुख व्यक्त करने की अनुमति नहीं मिलती, तो वे उन भावनाओं को अंदर दबाने लगते हैं। हाँ, और अंततः वो दबी हुई उदासी अपना रूप बदल लेती है। वो गुस्से, सत्ता की भूख या अधिकार जताने जैसी अद्वितीय भावनाओं, मतलब सेकेंडरी इमोशंस के रूप में बाहर आती है।
क्योंकि समाज किसी भी कमजोर भावना की तुलना में ना आक्रामकता या गुस्से को ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लेता है पुरुषों में। बिल्कुल, मर्द है, गुस्सा तो करेगा ही। मतलब अंदर से कोई इंसान बहुत हताश है, उसे एक सहारे की जरूरत है, लेकिन क्योंकि वो ये मांग नहीं सकता, इसलिए वो मेज पर जोर से मुक्का मारता है ताकि लोग उससे डरें। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है, और ये समस्या अब सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है। हाँ, अब तो हमारे पास एक डिजिटल ढाल भी आ गई है। टेक्स्ट मैसेजिंग और इमोजीज। एकदम। क्या ये सोचना गलत होगा कि हर गहरी बात पर सिर्फ एक हाहा या वो थम्स अप वाला इमोजी भेज देने से हम इंसान धीरे धीरे अपनी असली भावनाओं का सामना करने से ही भागने लगे? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। देखिए, जब आमने सामने बैठकर बातचीत होती है ना, तो चेहरे के भाव, आंखों की हरकत, आवाज का उतार चढ़ाव, वो सब संचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। हाँ, और वहां इंसान को तुरंत अपनी भावनाएं प्रोसेस करनी पड़ती हैं। आप छुप नहीं सकते। लेकिन टेक्स्ट मैसेजिंग तो इंसान को सोचने का, इग्नोर करने का समय दे देती है। और सबसे खतरनाक बात, अपनी असली प्रतिक्रिया को एक नकली इमोजी के पीछे छुपाने का मौका दे देती है। मैं अंदर से रो रही हूँ, लेकिन मैंने लाफिंग इमोजी भेज दिया। पर तैरना तो सीख रहा है, लेकिन गहराई से डरने लगा है। और जब किसी के पास अपनी भावनाओं के नाम ही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत बची कुची भावनाएं हैं, उन्हें इमोजीज के पीछे छुपा दिया जा रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है कि इंसान ये समझ ही नहीं पाएगा कि उसके अंदर असल में किस चीज की कमी है। बिल्कुल। और इसी जगह पर ना श्रोत आत्मा की भूख का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पेश करता है। हाँ, हंगर ऑफ द सोल। जैसे अगर इंसान को लंबे समय तक खाना ना मिले, तो वो शारीरिक भूख की वजह से एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसे आजकल हैंग्री कहते हैं। हैंग्री और एंग्री मिलके हैंग्री। हाँ, तो क्या ये हैंग्री वाला कॉन्सेप्ट हमारी अदृश्य भावनात्मक जरूरतों पर भी लागू होता है? पूरी तरह से लागू होता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी इंसान के पास ना सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है, गाड़ी है, घर है, अच्छी नौकरी है, फिर भी वो डिप्रेशन में है। इसका कारण यह है कि उसकी बुनियादी भावनात्मक जरूरतें भूखी हैं। स्रोत में कुल 9 ऐसी अहम जरूरतों का जिक्र किया गया है। 9 जरूरतें। हाँ, अगर हम कुछ सबसे अहम जरूरतों को करीब से देखें ना, तो मामला साफ होने लगता है। उदाहरण के लिए, एक जरूरत है नियंत्रण या कंट्रोल। मतलब अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। बिल्कुल। हर इंसान को यह महसूस होना बहुत जरूरी है कि उसकी अपनी जिंदगी के फैसलों पर उसका अपना अधिकार है। दूसरी बड़ी जरूरत है अर्थ और उद्देश्य, यानी मीनिंग और पर्पस। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है। नहीं, इंसान को यह लगना चाहिए कि उसके होने से, उसके काम से किसी चीज पर कोई सकारात्मक फर्क पड़ रहा है। और एक जरूरत जिसका जिक्र स्रोत में बहुत गहराई से किया गया है, वो है अंतरंगता या इंटीमेसी। हाँ, और लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा सुरक्षित दायरा जहाँ कोई इंसान अपनी कमियों और अपने डरों के साथ बैठ सके, बिना इस डर के कि उसे जज किया जाएगा। बिल्कुल। और इन जरूरतों को समझाने के लिए ना श्रोत एक बहुत ही बेहतरीन एनोलॉजी देता है खाने की। अच्छा। मान लीजिए किसी इंसान को अपने दिल की सबसे गहरी बात शेयर करने के लिए एक पार्टनर चाहिए। ये उसके लिए पिज्जा खाने जैसी तलब है। बहुत तीव्र इच्छा। लेकिन जीवन में वो पार्टनर मौजूद नहीं है। तो वो इंसान क्या करता है? वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर या डायरी लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करता है। तो ये क्या हुआ? ये रोटी चावल खाकर पेट भरने जैसा है। ओह, मतलब शरीर की भूख शांत तो हो गई, इंसान जिंदा तो है। हाँ, लेकिन वो स्वाद या वो गहरी संतुष्टि नहीं मिली जो पिज्जा से मिलती। यही इसका सार है। दोस्त या डायरी उसकी उस खास जरूरत को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वो उस जरूरत को इतना जरूर भर देते हैं कि इंसान टूटकर न गिरे, सरवाइव कर ले। लेकिन यहाँ एक उलझन है मेरे दिमाग में। बताइए। जब किसी को पता चल जाए कि उसकी ये 9 अलग-अलग जरूरतें हैं, चाहे वो रुतबा हो, समुदाय हो या निजता हो, तो क्या इंसान का दिमाग हर समय इन सभी 9 जरूरतों को एक साथ 100% पूरा करने की कोशिश में नहीं लग जाएगा? ये बहुत आम बात है। जैसे स्मार्टफोन में एक साथ बहुत सारे भारी ऐप्स खुले हों जो बस बैटरी चूस रहे हों। बहुत सही तुलना की आपने। और ये उलझन बहुत आम है, लेकिन इसका समाधान न यथार्थवाद में है, रियलिज्म में। मतलब? एक ही समय में सभी 9 जरूरतों को पूरी तरह से 100% संतुष्ट करना मानवीय रूप से असंभव है। हाँ, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। और जो इंसान ऐसी उम्मीद पालता है ना, वो सिर्फ निराशा की ओर बढ़ता है। समझदारी इस बात में है कि इंसान खुद का आकलन करे और ये पहचाने कि इस वक्त कौन सी जरूरत का टैंक सबसे ज्यादा खाली है, और सिर्फ उसी पर फोकस करे। हाँ,
अगर उसे सिर्फ 40 या 50% तक भी भर लिया जाए ना, तो जिंदगी का संतुलन वापस आ जाता है। और असली तनाव तो तब शुरू होता है जब किसी एक इंसान की ये अधूरी ज़रूरतें किसी दूसरे इंसान की अधूरी ज़रूरतों से टकराती हैं। बिल्कुल। रिश्तों में जो रोजमर्रा की दरारें आती है ना, उनके पीछे भी यही विज्ञान है। अगर हम माता-पिता और बच्चों के बीच के उस हमेशा चलने वाले टकराव को देखें, जहां अक्सर दोनों पीढ़ियां महसूस करती हैं कि सामने वाला उन्हें समझ ही नहीं रहा है। इस पीढ़ी का टकराव की जड़ में ना दो मुख्य चीजें हैं। एक है कठोर विश्वास प्रणाली और दूसरा है सम्मान का भ्रम। सम्मान का भ्रम? ये कैसे? देखिए, कई माता-पिता अनजाने में अपने बच्चों के साथ जो रिश्ता बनाते हैं, वो सिर्फ अधिकार या अथॉरिटी की बुनियाद पर खड़ा करते हैं। हम बड़े हैं तो हम सही हैं। बिल्कुल। उनका मानना होता है कि बड़ा होने के नाते उनका हर फैसला सही है। हाँ। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तब भी कई माता-पिता अपनी वो अथॉरिटी छोड़ नहीं पाते। यही समस्या है। मतलब बच्चा चाहे अपने चुने हुए करियर में कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, माता-पिता को अवचेतन मन में यही डर रहता है कि बिना उनकी सलाह के लिया गया फैसला एक दिन जरूर डूबेगा। क्योंकि अगर वे ये मान लेंगे कि बच्चे का फैसला सही था, तो उन्हें क्या लगेगा? कि उनकी जरूरत नहीं रही। हाँ, उन्हें लगेगा कि परिवार में उनका अपना रुतबा और नियंत्रण, जो कि असल में उनकी खुद की एक भावनात्मक जरूरत है, वो खत्म हो गया है। बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। और इसी अधिकार वाले रवैये का एक दूसरा पहलू भी तो है, अति सुरक्षा या ओवर प्रोटेक्टिवनेस। बिल्कुल। स्रोत में इस पर एक बहुत ही मारक उदाहरण था। वो 25 साल के बेरोजगार नौजवान वाला। हाँ, जो दिन भर घर पर बैठा रहता है और माता पिता उसे हर महीने 50,000 रुपए पॉकेट मनी दे रहे हैं। अब अगर कोई बाहरी इंसान इस स्थिति को देखे तो वो तो शायद यही सलाह देगा ना कि माता पिता को तुरंत वो पैसे बंद कर देने चाहिए। घर से बाहर निकालो इसे। हाँ, ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन स्रोत इसके बिल्कुल खिलाफ चेतावनी देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा अचानक झटका देना सबसे बड़ी गलती होगी। सोचिए, अगर कोई इंसान 25 साल तक बिना किसी जिम्मेदारी के जिया है, तो अचानक पैसे बंद करने से वो कोई जिम्मेदार नागरिक थोड़ी बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वो इसे अपने ऊपर एक बहुत बड़ा हमला मानेगा। उसके अंदर एक भयंकर विद्रोह और दुश्मनी पैदा होगी माता पिता के खिलाफ। तो फिर सही तरीका क्या है? सही मनोवैज्ञानिक तरीका यह है कि उस आर्थिक मदद को ना धीरे धीरे कम किया जाए। मतलब 50,000 को पहले 40,000 किया जाए। हाँ, फिर कुछ महीनों बाद उसे 30,000 कर दें। और साथ ही पारिवारिक बिजनेस या घर के कामों में उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाएं। एकदम सही। इस प्रक्रिया को ना ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना। वो कैसे? मतलब साइकिल में लगे वो सपोर्ट वाले पहियों को अचानक से खोलकर फेंक देने से बच्चा सिर्फ जमीन पर गिरेगा और शायद डर के मारे दोबारा साइकिल को हाथ भी न लगाए। हाँ, लेकिन अगर उन पहियों को जमीन से बस थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, बच्चा डगमगाएगा जरूर, लेकिन वो खुद अपना संतुलन बनाना सीख जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इस तरह के छोटे छोटे कदमों से उस नौजवान के अंदर धीरे धीरे उपलब्धि या अचीवमेंट की जरूरत पूरी होने लगेगी, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। बिल्कुल। अब अगर हम पारिवारिक रिश्तों से थोड़ा आगे बढ़कर रोमांटिक रिश्तों की तरफ देखें, तो वहां एक बिल्कुल अलग ही तरह का भ्रम चल रहा है आजकल। अरे वो तो पूछिए ही मत। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में कपल गोल्स नाम की एक बीमारी ही फैल गई है। लोग ये मान बैठे हैं कि एक आदर्श रिश्ता वो होता है जो हमेशा रोमांचक हो, हमेशा खुशनुमा हो और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लायक हो, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। असल में किसी भी रिश्ते की मजबूती का सबसे बड़ा टेस्ट पता क्या है? क्या दो लोग एक साथ बैठकर सिर्फ बोर हो सकते हैं? अरे वाह, बिना किसी ड्रामे के। हाँ, बिना किसी शोरगुल के शांति से बस एक दूसरे की मौजूदगी बर्दाश्त कर पाना ही शायद असली कामयाबी है रिश्ते की। और इसी संदर्भ में वो जो हमारी पुरानी कहावत है ना कि प्यार अंधा होता है स्रोत उसे सिरे से खारिज कर देता है। हाँ, स्रोत का तर्क है कि प्यार अंधा नहीं होता, बल्कि प्यार डिल्यूजनल होता है, यानी भ्रामक होता है। बिल्कुल। इंसान अक्सर ना बहुत शुरुआत में ही जान जाता है कि सामने वाले के संस्कार, उसकी आदतें या उसके लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। वो जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होते हैं। एकदम साफ। लेकिन इंसान इस भ्रम में रिश्ते में आगे बढ़ता है कि प्यार में इतनी ताकत है कि एक दिन मैं इसे अपने हिसाब से बदल दूंगा। और ये उम्मीद करना कि सामने वाला एक दिन जादू से कोई दूसरा ही इंसान बन जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिल्यूजन है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसे रिश्तों में इमोशनल अवेलेबिलिटी
यानी भावनात्मक रूप से उपलब्ध होने को लेकर भी बहुत गलतफहमियां होती हैं लोगों में। लोग सोचते हैं कि अगर कोई उदास है और वे चुपचाप उसके पास बैठे हैं तो वे इमोशनली अवेलेबल हैं। हैं, जबकि सिर्फ शारीरिक रूप से पास होना या सिर्फ बातें सुनना काफी नहीं है। तो असली अर्थ क्या है इसका? भावनात्मक उपलब्धता का असली अर्थ 3 चरणों में पूरा होता है। पहला, सामने वाले की बात को बिना किसी जजमेंट के सुनना। दूसरा, उसकी भावनाओं को प्रोसेस करना। और तीसरा, फिर उस वक्त की जरूरत के हिसाब से सही प्रतिक्रिया देना। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को दफ्तर में बहुत बुरी तरह डांट पड़ी है बॉस से, ठीक है, और वो अपनी ये निराशा किसी करीबी से साझा करता है। हाँ, अब अगर वो करीबी कहता है, अरे यार ये सब तो चलता रहता है, चलो बाहर कहीं अच्छी जगह डिनर करके आते हैं, मूड ठीक हो जाएगा, तो क्या ये इमोशनल अवेलेबिलिटी है? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं है। ये असल में टॉक्सिक पॉजिटिविटी का एक क्लासिक उदाहरण है। क्योंकि ऐसा कहकर उस इंसान ने सामने वाले की निराशा को पूरी तरह से नकार दिया। एकदम। उस वक्त उस दुखी इंसान को किसी डीजे वाले या किसी एंटरटेनर की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी जहां वो अपनी भड़ास निकाल सके। हाँ, उसे डिनर पर ले जाकर अनजाने में उसे ये सिखाया जा रहा है कि नकारात्मक भावनाओं से लड़ना या उन्हें महसूस नहीं करना है, बस उनसे अपना ध्यान भटका लेना है, जो कि बहुत खतरनाक है। अच्छा, इतनी सारी गलत फहमियों के बावजूद लोग सालों तक गलत रिश्तों में क्यों फंसे रहते हैं? या फिर काम पर उन चीजों के लिए हाँ क्यों कहते रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं? इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा यहीं से शुरू होता है। ये जुड़ा है आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ के सिद्धांत से, और ना कहने की ताकत से। बिल्कुल। जब इंसान किसी ऐसी चीज को हाँ कहता है जिसे वो असल में ना कहना चाहता है, तो इसके पीछे सीधा कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि वो सामने वाले इंसान की खुशी या उस रिश्ते को खुद से ज्यादा अहमियत दे रहा होता है। मतलब अपनी वैल्यू कम समझ रहा है। हाँ, ये कमजोर आत्ममूल्य की निशानी है। जो इंसान खुद को कम आंकता है ना, वो हर कीमत पर दूसरों को खुश रखने की जद्दोजहद करता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने ना कहा तो वो अकेला रह जाएगा, लोग उसे छोड़ देंगे। एकदम सही। तो क्या ये अपनी खुशी और अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में सौंप देने जैसा नहीं है? बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इस स्टीयरिंग को वापस अपने हाथ में लेने का तरीका क्या है फिर? क्योंकि कोई इंसान अचानक से एक सुबह उठकर ये तो महसूस नहीं कर सकता ना कि वो बहुत कीमती है। नहीं, रातों रात कुछ नहीं होता। इसके लिए इंसान के दिमाग को ठोस सबूतों की जरूरत होती है। हवाई मोटिवेशनल स्पीच से आत्ममूल्य नहीं बढ़ता। तो दिमाग को ये सबूत कैसे दिए जाएं? बहुत ही छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करके। जैसे अगर किसी दिन आपने कोई काम बहुत अच्छे से किया है, चाहे वो घर का खाना बनाना ही क्यों ना हो, तो उस काम के लिए खुद की पीठ थपथपाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही व्यावहारिक कदम है तारीफों को स्वीकार करना सीखना। अरे हाँ, अक्सर जब कोई किसी की तारीफ करता है तो लोग झिझक जाते हैं। हाँ, कहते हैं अरे नहीं ये तो बस ऐसे ही हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे कैसे बदलें? इसे बदलकर बस सामने वाले की आंखों में देखिए, मुस्कुराइए और कहिए धन्यवाद। बस इतना? बस इतना। ये आत्ममूल्य बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। क्या बात है। और इसके साथ ही स्रोत में एक ऐसी रोजमर्रा की एक्सरसाइज का भी जिक्र है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो आईने वाली एक्सरसाइज। हाँ, रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं कौन हूँ, है ना? हाँ, या फिर अपने रिश्तों तक, मैं एक मैनेजर हूँ या मैं किसी का पिता हूँ। लेकिन ये सवाल इंसान को ये याद दिलाता है कि उसकी असली पहचान इन बाहरी तमगों से बहुत अलग और बहुत बड़ी है। और जब इंसान अपनी असली पहचान समझ लेता है ना, तो उसके सामने सफलता के वो 3 सबसे अहम सवाल आते हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। स्रोत के अनुसार वो 3 सवाल क्या हैं? किसी भी इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए। पहला, उसे असल में जिंदगी में चाहिए क्या? दूसरा, वो उस चीज को कितनी शिद्दत से चाहता है? और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस चीज को पाने के लिए वो कितना दर्द सहने या त्याग करने के लिए तैयार है? उफ, ये तीसरा सवाल तो बहुत ही भारी है। लेकिन यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर इंसान को पहाड़ की चोटी का नजारा तो देखना है, लेकिन कोई भी उस चढ़ाई के दर्द से नहीं गुजरना चाहता। बिल्कुल। और जो लोग अपनी मंजिल का फैसला खुद नहीं करते और इन सवालों का सामना नहीं करते, वे असल में अपनी जिंदगी का कंट्रोल किस्मत के, संयोग के या फिर दूसरे लोगों के हाथों में छोड़ देते हैं। एकदम सही बात है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है हमारे सामने। बिल्कुल। इंसान की भावनाएं कोई ऐसी बीमारी या वायरस नहीं है जिन्हें खत्म करने की जरूरत हो। हाँ,
भावनाएं तो एक बहुत ही एडवांस डेटा सिस्टम है जो हमें हमारी अंदरूनी हालत की रिपोर्ट देती हैं। सही कहा। अपनी भावनाओं की शब्दावली को बढ़ाना, अपनी 9 बुनियादी जरूरतों की पहचान करना, फोन के वो नकली इमोजीज के पीछे छुपने की आदत को छोड़ना, और सबसे अहम, खुद के आत्ममूल्य को पहचान कर दूसरों को खुश रखने की बीमारी से आज़ाद होना, यही सब मिलकर एक इंसान को असल में इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं। बिल्कुल। खुद को गहराई से समझना ही दुनिया को समझने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। एकदम सही कहा आपने। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात है हम सबके लिए कि जिस आधुनिक समाज में हम जी रहे हैं वो हर समय खुश रहने का, कभी हार न मानने का और हमेशा मुस्कुराते हुए पॉजिटिव दिखने का जो एक भारी दबाव बनाता है हम पर, जिसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। हाँ, तो क्या वो असल में इंसान के प्राकृतिक इमोशनल इम्यून सिस्टम को ही तबाह कर रहा है? सोचने वाली बात है। अगर गुस्सा एक रक्षा कवच है और उदासी किसी अधूरी जरूरत का अलार्म, तो हर वक्त खुश रहने की इस अंधी दौड़ में कहीं इंसान उस अलार्म के तार ही तो नहीं काट रहा जो उसे अंदर की किसी टूट-फूट की खबर देता है? हमेशा सब ठीक है का दिखावा करने की होड़ में कहीं इंसान अपनी सबसे सच्ची और जरूरी भावनाओं का ही तो गला नहीं घोट रहा। इस विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। सोचने और समझने के लिए सच में बहुत कुछ है। मिलेंगे अगली बार एक और नए नजरिए के साथ।